हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक हनी डू। तो इस एक वीडियो में हम फर्स्ट 4 चैप्टर्स की समरी कर लेंगे एंड एक और वीडियो में हम नेक्स्ट 4 चैप्टर्स करेंगे एंड वी विल बी डन विद क्लास 8 बुक हनी डू। सो लेट्स स्टार्ट द समरीज क्विकली। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर आ जाता है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इट इज रिटन बाय माइकल मोरपर्गो। तो आपको राइटर्स के नेम भी याद रखने होते हैं, इसलिए मैंने हर चैप्टर्स के साथ उसके राइटर का नेम लिखा है, जिसमें भी दिया हुआ है हमारी बुक में। कुछ चैप्टर्स में नहीं दिए हुए राइटर के नेम, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं स्टोरी क्या है। द ऑथर सो अ डेस्क इन अ शॉप दैट सोल्ड ओल्ड थिंग्स। अब इसमें जो हमारे ऑथर हैं वो एक ऐसी शॉप में जाएंगे जहां पर पुराना सामान मिलता है, पुरानी चीजें मिल जाती है। और ये उस शॉप में जाकर एक डेस्क देखते हैं। द डेस्क वॉज ब्रोकन एंड चीप। और ये देखते हैं कि जो वो डेस्क है वो टूटा फूटा सा है और काफी सस्ता है, तो इसीलिए वो उसे खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि मैं इसको ठीक कर लूंगा। ही स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और ये इसको ठीक करना क्रिसमस ईव के दिन शुरू करते हैं। द लेटर ही ओपन द ड्रॉर्स ऑफ द डेस्क। अब जो ड्रॉर होते हैं उसके डेस्क के, आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में, वो ओपन करते हैं। वो देखते हैं कि जो वो ड्रॉर थे वो थोड़े से जले हुए थे और गीले भी थे, वेट थे। द शॉपकीपर हैड टोल्ड हिम दैट द डेस्क वाज वेरी ओल्ड। और जो शॉपकीपर था उसने बताया था कि जो ये डेस्क है ये काफी ज्यादा पुराना है एंड इट वाज मेड ऑफ वुड। और ये लकड़ी से बना हुआ था और काफी पुराना है। द लास्ट ड्रॉर वाज हार्ड टू ओपन। और जो लास्ट ड्रॉर था, आप देखिए इस पिक्चर में जो थर्ड वाला है, उसको खोलना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी जो हमारे ऑथर है उसको जैसे तैसे करके खोल लेते हैं। और उसके अंदर फिर उनको एक हिडन स्पेस मिलता है। और उस हिडन स्पेस में ये देखते हैं कि एक मेटल का छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है। और उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। तो जिम का लास्ट लेटर था जो कि जनवरी 25 को मिला था किसी को 1915 में। टू बी बरिड विद मी व्हेन आई डाई। और इसमें ये लिखा हुआ था कि जब मेरी डेथ हो तो इसको मेरे साथ ही जो है बैरी कर दिया जाए। इनसाइड देयर वाज एन एनवलप विद एन एड्रेस। और उसके अंदर जो एक एनवलप रखा हुआ था उसमें वो लेटर था और उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ था। मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट। द डेट वाज December 26, 1914। तो December 26, 1914 को ये जो लेटर है वो जरूर भेजा होगा किसी ने। और ये मिसेस जिम मैकपर्सन के लिए ये लेटर था, इसीलिए इनको जो है ये लेटर जनवरी 25, 1915 को शायद रिसीव हुआ होगा। नाउ जिम एंड कोनी। देखिए हर एक पैराग्राफ को जो है मैंने छोटे छोटे जो है नेम्स लिखे हुए हैं ऊपर, जिससे कि आप जब इन नेम्स को देखें, जब आपको रिवीजन करनी होगी तो सिर्फ नेम देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या था, आपके लिए इजी हो जाएगा। नाउ द ऑथर रेड द लेटर। अब जो ऑथर है उस लेटर को पढ़ता है। द पर्सन हु ओन द डेस्क मस्ट हैव पुट इट देयर। तो जिसका भी डेस्क होगा एक टाइम पर, उसने जरूर इस लेटर को यहाँ पर रखा होगा। द लेटर वॉज रिटन बाय अ सोल्जर ऑफ द इंग्लिश आर्मी। और ये लेटर किसने लिखा था? इंग्लिश आर्मी के एक सोल्जर ने इस लेटर को लिखा था, जिसका नाम था जिम मैकपर्सन। तो उसने मिसेस मैकपर्सन को भेजा था, मतलब कि उसने अपनी वाइफ को ये लेटर भेजा होगा। ही रोट इट टू हिज वाइफ कोनी। और उसकी वाइफ का नाम जो है कोनी था। समथिंग अमेजिंग हैड हैपेंड ऑन द बैटल फील्ड ऑन क्रिसमस डे। अब उस लेटर में क्या लिखा हुआ है ये हमें अब जानने को मिलेगा। उसमें लिखा है कि कुछ अमेजिंग सा हुआ है क्रिसमस डे के दिन बैटल फील्ड पर। जिम मैकफर्सन टोल्ड हर अबाउट इट इन हिज लेटर। और क्या अमेजिंग हुआ है इसी बारे में जो इस लेटर में मिस्टर मैकफर्सन ने, जिम ने बताया हुआ है। अ स्पेशल डे द इंग्लिश एंड द जर्मन वर फाइटिंग अ वॉर। अब वॉर चल रही थी इंग्लिश और जर्मन लोगों के बीच में। और जो दोनों आर्मीज हैं वो जमीन में जो है होल्स बनाकर छुप कर बैठी हुई थी, अपनी अपनी साइड पर, अपनी अपनी लैंड पर, और बीच में कोई भी नहीं था। सडनली मैकपर्सन सो समवन वेविंग अ व्हाइट क्लॉथ फ्रॉम द अदर साइड। तभी जो है जिम जो मैकपर्सन है वो देखते हैं कि दूसरी साइड के जो उनके जर्मन सोल्जर्स हैं वहां से कोई एक व्हाइट कलर का क्लॉथ दिखा रहे हैं। व्हाइट क्लॉथ जो है पीस को रिप्रेजेंट करता है। देन दे हर्ड मेनी जर्मन सोल्जर्स सेइंग हेलो टू देम। और फिर उन्हें आवाज आती है कि काफी सारे जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो उन्हें हेलो बोल रहे हैं। दे विश देम अ हैप्पी क्रिसमस। और वो हैप्पी क्रिसमस भी बोल रहे हैं। सम इंग्लिश सोल्जर्स सेड हेलो बैक। और जो कुछ इंग्लिश के सोल्जर्स थे, इंग्लिश पीपल थे, उन्होंने भी वापस से हेलो बोला। लेकिन ये यहीं पर खत्म नहीं होती है चीज।
बट देन दे सो मेनी जर्मन कमिंग टुवर्ड्स देम, फिर वो देखते हैं कि कुछ जर्मन के जो लोग हैं, उस आर्मी के जो लोग हैं वो उनके तरफ आ रहे हैं। द कैप्टन वाज वरीड, और जो कैप्टन था उसे एक बार तो डर लगा कि ये कोई ट्रिक ना हो इनकी, बिकॉज वॉर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये कोई ट्रिक नहीं थी। जो जर्मनी वाले जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी के पर्सन थे, वो अपने साथ वाइन लेकर आए थे, फूड लेकर आए थे, बिकॉज वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते थे। नाउ देयर वर नो गन्स बिटवीन द सोल्जर्स, दे हग्ड ईच अदर, और कोई गन्स नहीं थी बीच में अब उनके, और वो सभी जो है एक दूसरे को हक करते हैं। द जर्मन ऑफिसर केम टू मैकफर्सन, दे शुक हैंड्स वार्मली, देन द जर्मन ऑफिसर सेड दैट ही वाज फ्रॉम अ प्लेस कोल्ड डसलडॉर्फ एंड दैट ही प्लेड म्यूजिक इन अ ग्रुप। मतलब अब एक दूसरे को जो है वो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। जो जो ऑफिसर थे वो बताते हैं कि वो जो है डसलडॉर्फ से हैं, और वो अपना नाम भी बताते हैं, उनका नाम था हेंस वॉल्फ। फिर जो मैकपर्सन है, जो जिम है, वो भी जो है अपने बारे में बताता है और अपना नाम बताता है। वो बताता है कि वो जो है एक टीचर था डॉर्सेट में, डॉर्सेट एक प्लेस है जहाँ से वो बिलोंग करता है। नाउ डॉर्सेट एंड हार्डी, जो हेंस वोल्फ है जो कि जर्मनी के हैं, वो स्माइल करते हैं। वो कहते हैं कि वो डॉर्सेट के बारे में जानते हैं, और वो वैसे तो कभी वो इंग्लैंड नहीं गए हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश भी आती है, क्योंकि जो उनके फेमस राइटर हैं हमारे थॉमस हार्डी, वो इनके फेवरेट राइटर हैं, और वो उनके बुक भी पढ़ते हैं। और उनकी बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो ये बुक है, उसमें उन्होंने डॉर्सेट के बारे में पढ़ा है, और उस बुक से ही इन्हें डॉर्सेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। हेंस वोल्फ सेड दैट द स्वीट पार्ट ऑन द ओके, I think we missed this line. McPherson shared with Henswolf the cake his wife had sent him for Christmas. फिर जो जिम है वो हेंस वोल्फ के साथ क्रिसमस पे जो उसकी वाइफ ने केक भेजा था वो भी शेयर करता है। और हेंस वोल्फ को ये केक काफी ज्यादा पसंद आता है, स्पेशली जो उसके ऊपर का टॉप का पार्ट था जो स्वीट था, वो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ वॉर और फुटबॉल, देन अ सोल्जर ब्रॉट आउट अ बॉल फॉर सॉकर। अब एक सोल्जर जो है एकदम से बॉल ले आता है, और वो लोग सोकर खेलना शुरू करते हैं। सॉकर मतलब कि फुटबॉल वो खेलना शुरू करते हैं। द सोल्जर्स प्लेड वाइल मैकपर्सन एंड हेंसवोल्फ क्लैप्ड एंड चीयर्ड, और ये दोनों जिम और जो हेंस हैं, ये दोनों ही वहां पर बैठकर देख रहे हैं। हेंसवोल्फ सेड दैट द वर्ल्ड वुड बी मच बेटर इफ दे सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय प्लेइंग बॉल इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। और वो कहता है कि कितना अच्छा होता कि अगर हेंसवोल्फ ये बात बोल रहा है कि कितना अच्छा होता है कि जो हमारी वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है वो भी ऐसे ही फुटबॉल के मैचेस खेलकर क्लियर हो जाते और हमें कभी लड़ना ना पड़ता। नाउ द गुड बाय, अब गेम खत्म हो गया है, उनके ड्रिंक्स और उनका खाना सब कुछ खत्म हो गया है, और अब टाइम है वापस अपने अपनी जगह पर जाने का। ये हेंस वॉल्फ जो है वो सल्यूट करते हैं मैकपर्सन को एंड वॉकड अवे स्लोली एंड सैडली, और वो वापस चले जाते हैं अपने फ्रंटियर पर, अपने बॉर्डर पर। और वो काफी ज्यादा स्लोली जाते हैं और काफी सैड हैं, बिकॉज वो जाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये जो नाइट है ये कभी भी खत्म ना हो। और फिर वो अपने अपने एरिया में जाकर जो है क्रिसमस कैरल्स गाना शुरू कर देते हैं। दे सेंग सॉन्ग्स फॉर अ वाइल एंड देन इट वाज क्वाइट, और फिर जो है शांति हो जाती है। मैकपर्सन रॉट इन हिज लेटर दैट ही वुड रिमेंबर दोज मोमेंट्स ऑल हिज लाइफ, और जो जिम है, मैकपर्सन है, वो अपने लेटर में लिखता है कि ये मोमेंट्स जो है वो हमेशा अपनी लाइफ में याद रखेगा। Now the wish, मैकपर्सन एंडेड द लेटर होपिंग दैट द वॉर वुड एंड सून, और जो मैकपर्सन है वो यहीं पर अपना लेटर खत्म कर देते हैं, ये सोचकर कि जो वॉर है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी, और जो दोनों आर्मीज हैं उन्हें पीस चाहिए थी, एंड ही वाज श्योर दे वुड बी टुगेदर अगेन, और उसे लगता है कि जरूर वो एक दिन दोबारा से एक साथ होंगे। नाउ द बर्न्ट हाउस, यहाँ पर ये लेटर खत्म होता है। हमने देखा कि लेटर में क्या लिखा हुआ था। अब जो हमारे ऑथर है वो क्या करेंगे, उस लेटर को पढ़ने के बाद उसके ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ था, तो वो उस लेटर को वापस एनवेलप में डालेंगे, और वो डिसाइड करते हैं कि ये लेटर जिसको बिलोंग करता है मैं उसको वापस से दूंगा। इसीलिए वो डॉर्सेट चले भी जाते हैं, लेकिन उस पर जो हाउस नंबर 12 लिखा हुआ था वो देखते हैं कि वो हाउस जो है वो अब जल चुका है, इट इज बर्न। ही लर्न दैट मिसेस मैकपर्सन वॉज इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और जो मिसेस मैकपर्सन है वो उस टाइम इस घर में ही थी जब आग लगी थी, लेकिन जो फायरमैन थे उन्होंने उन्हें टाइम पर बचा लिया था। और आज जो मिसेस मैकपर्सन है, जो कोनी है उनका नाम है, वो 101 ईयर्स की हैं, 101 साल की वो आज हैं, और एक नर्सिंग होम में रह रही हैं। फिर मिसेस मैकपर्सन के बारे में हम देखते हैं। तो ऑथर वेंट टू द नर्सिंग होम, अब जो ऑथर है वो नर्सिंग होम चला जाता है उनसे मिलने के लिए। वो वहां पर जाकर जो है मैट्रिन से मिलता है, मतलब जो नर्सेज की हेड होती है उसको हम बोलते हैं मैट्रिन। शी टोल्ड द ऑथर दैट मिसेस मैकपर्सन वाज नॉट वेरी क्लियर इन हर माइंड दैट डे। वो बताते हैं कि देखिए उनकी एज 101 ईयर्स है, तो थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम्स आने लग जाती है इतनी ज्यादा एज होने के बाद। तो जो नर्स है वो बता देती है कि वो जो है आज
ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं कर रही हैं उनके माइंड को लेकर। दे हैड पुट हर इन अ रूम विद प्लांट्स, और उन्होंने जो है उन्हें एक ऐसे रूम में रखा है जहाँ पर प्लांट्स थे ताकि उन्हें थोड़ा अच्छा फ़ील हो। द ऑथर फाउंड मिसेस मैकपर्सन सिटिंग इन अ चेयर। फिर जो ऑथर, आप देखिए इस पिक्चर में, उन्हें मिसेस मैकपर्सन कोनी मिल जाती है एक चेयर पर बैठी हुई। उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। वो बट हर आइज़ शोन व्हेन ही कॉल्ड हर कोनी। लेकिन उनकी जो आइज़ हैं वो एकदम से चमक उठती हैं जब वो सुनती हैं अपना नाम कोनी, क्योंकि ऑथर जो है उन्होंने उस लेटर में पढ़ा था कि उनका नाम कॉनी है, तो जैसे ही वो कॉनी बोलता है उन्हें काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। ही टोल्ड हर हाउ ही हैड गॉट द लेटर। फिर जो ऑथर है वो बताने लगते हैं कि उन्हें कैसे-कैसे लेटर मिला है, लेकिन जो कोनी है वो बिल्कुल भी उसकी बातें नहीं सुनती है। बिकॉज़ उसे लगता है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है ऑथर का, उसे लगता है कि जो उसका जिम है वो वापस आ गया है। शी सेड दैट हर जिम हैड केप्ट हिज प्रॉमिस। वो कहती है कि जिम ने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। ही हैड कम बैक ऑन क्रिसमस ईव, और वो जो है क्रिसमस ईव के दिन वापस आ गया है। शी मेड हिम सिट नेक्स्ट टू हर, और वो जो है ऑथर को अपने पास बिठा लेती है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो जिम है उसके हस्बैंड है। हो सकता है कि उस वॉर में जिम की डेथ हो गई थी और वो कभी वापस आया ही नहीं था। शी किस्ड हिज चीक, और वो उसके चीक्स पर जो उसे किस करती है। शी टॉक्ड अ लॉट एंड लविंगली टू हिम, और वो काफी सारी बातें जो है उसके साथ करती है ऑथर के साथ। शी सेड दैट शी हैड गॉट द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, और फिर वो कहती है कि उसे वर्ल्ड का सबसे अच्छा गिफ्ट आज जो है मिला है, क्रिसमस पर क्रिसमस गिफ्ट मिला है। तो यहाँ पर हमारा ये प्यारा सा चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर। इट इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स एंड द नेम इज द सुनामी। इसका कोई स्पेसिफिक राइटर हमें नहीं दिया गया था, तो हम स्टार्ट करते हैं समरी। दिस चैप्टर टेल्स अस सम अमेजिंग एंड सैड स्टोरीज। कुछ अमेजिंग और कुछ सैड स्टोरीज हमें इसमें देखने को मिलेंगी। सारी ही जो है रियल स्टोरीज हैं। दीज इवेंट्स हैपेंड व्हेन अ ह्यूज वेव कॉल्ड अ सुनामी स्ट्रक सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड नियर बाय आइलैंड्स। स्पेशली जो है इसमें जो हम स्टार्टिंग की स्टोरीज देखेंगे वो सारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हैं, और हम देखेंगे कि कैसे कैसे लोगों की लाइफ पे कैसे अफेक्ट पड़ा और कैसे कुछ लोगों ने अपने आप को बचाया। तो स्टार्ट करते हैं। अनलकी इग्निशियस, सबसे पहले जो है स्टोरी आ जाती है इग्निशियस की। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट इग्निशियस। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। जो इग्निशियस है उसकी वाइफ उसे उठाती है सुबह 6 बजे, बिकॉज उसे कुछ फील हो रहा है जैसे कि ग्राउंड शेक कर रहा है, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है। इग्निशियस क्विकली पुट द टीवी ऑन द फ्लोर सो इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्निशियस जो है एकदम से उठकर जो टीवी टेबल पर से उठाकर वो नीचे रख देता है ताकि हिलने की वजह से टीवी नीचे गिरकर टूट ना जाए। और जो उनकी पूरी फैमिली है वो जल्दी से बाहर आ जाती है, क्योंकि ऐसा ही हम करते हैं जब अर्थक्वेक आता है कि हम फटाफट से बाहर निकलते हैं घर से। व्हेन द शेकिंग स्टॉप, जब जैसे ही जो है अर्थक्वेक रुक जाता है, वो देखते हैं कि जो सी का वाटर है, जो सी राइजिंग हायर एंड हायर, वो काफी ज्यादा हाई होता जा रहा है। दिस कंफ्यूज देम, इस चीज से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए वो भागना शुरू कर देते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो एक सुनामी की वेव थी, काफी ऊंची वो वेव थी। Unfortunately, a powerful wave came and swept away his wife, her two children. अब देखिए इस क्या होता है, जैसे वो वेव आती है, इग्निशियस की वाइफ और उसकी वाइफ के बच्चे, उसके मतलब उन दोनों के बच्चे, हर फादर, उसकी वाइफ के जो फादर थे वो, और उनकी वाइफ के जो ब्रदर थे वो सारे ही जो है उस पानी में बह जाते हैं। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया है, फादर इन लॉ को खो दिया है, प्लस अपने ब्रदर इन लॉ को इस सुनामी में खो दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टोरीज ऑफ संजीव, ब्रेव संजीव। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, ये एक पुलिसमैन था। ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, और इस सुनामी में जो इसने अपने आप को बचा लिया था, अपनी वाइफ को बचा लिया था, एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम राइजिंग वाटर, और अपनी बच्ची को भी बचा लिया था। देन ही हर्ड अ वुमेन क्राइंग फॉर हेल्प, लेकिन तभी उसे आवाज आती है कि कोई औरत जो है वो रो रही है, हेल्प के लिए चिल्ला रही है। इट वॉज जॉन्स वाइफ, वो जॉन की वाइफ थी। जॉन उनका कुक था जो कि उनके गेस्ट हाउस में रहता था। और संजीव ने यहाँ पर बिना ही कुछ सोचे समझे जो है वो वापस से पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि संजीव और जो वो वुमेन थी वो दोनों ही पानी में बह जाते हैं और दोनों की ही डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज लकी मेघना। मेघना वॉज ओनली 13 years ओल्ड, अभी एक लड़की है, सिर्फ 13 इसकी एज है। शी वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। वो भी जो है बहाव में बह जाती है, जो वो वेव आती है, इतनी बड़ी लहर जो आती है पानी की, और उसके साथ-साथ उसके पेरेंट्स भी होते हैं, प्लस 77 लोग होते हैं। शी समहाउ मैनेज टू होल्ड ऑन द वुडन डोर, लेकिन वो जैसे-तैसे उसके पास एक वुडन डोर आ जाता है, लकड़ी का एक दरवाज़ा-सा आ जाता है, वो उसके ऊपर बैठ जाती है और वो 2 दिन तक उसके ऊपर फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है, और फिर एक जो वेव है वो उसको किनारे पर ले आती है, जिससे कि उसकी जो है लाइफ बच जाती है। लेकिन उसने अपने आस-पास के सभी लोगों को खो दिया था, अपने पेरेंट्स को भी खो दिया था।
सैडनेस ऑफ अलमास। अलमास वॉज 10 years ओल्ड। अलमास जो है एक लड़की है जिसकी एज सिर्फ 10 years है। हर फैमिली वॉज स्लीपिंग व्हेन द अर्थक्वेक शुक द ग्राउंड। उसकी फैमिली जो है सो रही थी जिस टाइम पर ये सब हुआ था, जिस टाइम अर्थक्वेक आया था। हर फादर वॉक अप फर्स्ट एंड नोटिस द सी वाटर फार गोइंग फार बैक। अब सबसे पहले इसके फादर उठते हैं, वो देखते हैं कि जो पानी है समुद्र का वो वापस जा रहा है। देखिए ऐसा ही होता है, पहले जो है सारा पानी वापस जाता है और उसके बाद एक बहुत ही बड़ी वेव आती है जो कि सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाती है। He knew this was a dangerous sign and that a big wave would soon return. वो समझ जाते हैं कि जो पानी वापस जा रहा है समुद्र के अंदर, ये एक अच्छा साइन नहीं है और बहुत ही जल्दी काफी बड़ी वेव जो है आने वाली है। He woke everyone up quickly and they all started running to a safer place. वो जल्दी से सभी को उठाते हैं और सभी लोग जो एक सेफ प्लेस ढूंढना शुरू कर देते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। While running, Alma's grandfather fell down. और जब ये लोग भाग रहे थे तो अल्मा के जो ग्रैंडफादर थे वो गिर जाते हैं, इसलिए अल्मा के फादर जो उनको उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पर जो वो वेव है, इतनी बड़ी लहर आ जाती है जिसकी वजह से वो दोनों ही उसमें बह जाते हैं। हर मदर एंड आंट्स वर ऑल्सो कैरिड अवे बाय द वाटर इवन दो दे वर होल्डिंग ऑन टू अ ट्री। उसकी जो मदर थी और उसकी जो आंट थी उन्होंने एक पेड़ को पकड़ा हुआ था, लेकिन वो भी दोनों जो है पानी में बह जाती हैं। अलमास हाउएवर सो अ पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग इन द वाटर। जैसा कि मेघना के साथ हुआ था, ऐसा ही अलमास जो है उसको एक लकड़ी का कोई टुकड़ा पानी में बहता हुआ दिखाई देता है। वो जैसे तैसे उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो बच जाती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, कमरोटा में। नाउ नेक्स्ट इज स्मार्ट टिली। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कहानी यहाँ पर खत्म होती है और अब हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। टिली स्मिथ, आपको ये नाम याद रखना है, बहुत ही स्मार्ट बच्ची थी। अ यंग गर्ल फ्रॉम इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से थी और ये थाईलैंड सिर्फ वेकेशन पर आए हुए थे। वॉज ऑन अ क्रिसमस हॉलीडे विद हर फैमिली ऑन December 26। December 26 की बात है। दे वर स्टैंडिंग ऑन द बीच इंजॉइंग द डे। ये लोग जो है बीच पर खड़े हुए थे और इंजॉय कर रहे थे अपना आराम से। सडनली टिली एंड हर मदर पेनी स्मिथ, उसकी मदर का नेम था पेनी स्मिथ, वो नोटिस करते हैं कि जो सी है वो थोड़ा सा स्ट्रेंजली बिहेव करता है। जो वाटर है वो काफी स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है। द सी वॉज राइजिंग, जो पानी है वो राइज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। द बीच वॉज श्रिंकिंग क्विकली एंड जो बीच है वो छोटा होता जा रहा है क्योंकि पानी आगे आगे बढ़ रहा है। एंड देयर वर बबल्स एंड स्ट्रेंज सर्कल इन द वाटर। वो देखते हैं कि पानी में जो है बबल्स उठ रहे हैं और काफी अजीब से सर्कल्स बन रहे हैं। नाउ टिलीज मदर डिड नॉट थिंक दीज साइंस वर डेंजरस एट फर्स्ट। टिली की मदर को ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। वो सोचते हैं कि ये कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं होगा, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। लेकिन टिली को तभी याद आता है कि उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उन्हें कुछ वीडियोस दिखाई थी। 2 हफ्ते पहले ही उसने इस बारे में पढ़ा था कि ये जो है ये वार्निंग होती है, साइन होते हैं सुनामी के। तो इमीडिएटली जो है अपनी मदर को बताती है और उसकी मदर को पता तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उस पर बिलीव करती है और वो लोग जो है वहां से भागना शुरू कर देते हैं। इवन दो हर मदर वॉज अनश्योर, लाइक कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। द फैमिली क्विकली लेफ्ट द बीच एंड वेंट टू द स्विमिंग पूल एरिया ऑफ द होटल। फिर वो एक होटल पर चले जाते हैं, 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं होटल के, और उन्हें देखकर काफी और लोग भी जो उनके पीछे पीछे भागते हैं और एक सेफ स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। और इसी वजह से टिली और उसकी फैमिली प्लस काफी सारे और लोगों की भी जान यहाँ पर बच जाती है। नाउ द एनिमल सेंस। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं उन्हें पहले ही सेंस हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, सुनामी आने वाली है। वो थोड़ा सा अपना बिहेवियर स्ट्रेंज कर देते हैं। मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स हैव अ स्पेशल सिक्स सेंस। उनके पास जो है एक स्पेशल सिक्स सेंस होती है जिससे कि वो डेंजर को पहले ही जान जाते हैं। ड्यूरिंग द सुनामी थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। कि हमने देखा है कि सुनामी के टाइम पर हजारों लोगों की जान चली जाती है, लेकिन काफी कम ही एनिमल्स जो है उस टाइम पर मरते हैं। इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, अब याला नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। 60 विजिटर्स वर स्वेप्ट अवे बाय द वेव। 60 जो विजिटर्स थे वो एक लहर की वजह से जो है मर गए थे, वो उसमें बह गए थे। बट ओनली 2 एनिमल्स डाइड। लेकिन जब एनिमल्स को गिना गया तो सिर्फ 2 एनिमल्स की ही जो है डेथ हुई थी। पीपल रिपोर्टेड सीइंग 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द बीच। और लोगों ने ये भी बताया कि जब सुनामी आई थी उससे 1 घंटे पहले 3 एलिफेंट्स जो थे वो बीच से दूर भाग रहे थे। इन अदर केस नियर गाल इन श्रीलंका। अब एक और केस जो है श्रीलंका का बताया गया है। मैन हैड 2 डॉग्स। एक आदमी था जिसके पास 2 डॉग्स थे और वो हर रोज जो है बीच पर उनको घुमाने ले जाता था। लेकिन जिस दिन सुनामी आई उस दिन जो डॉग्स थे उन्हें पहले ही सेंस हो गया था और उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि वो बिल्कुल भी जो है आज घूमने नहीं जाएंगे। उनका बिहेवियर काफी ज्यादा स्ट्रेंज हो गया था, इसलिए जो ऑनर था वो उनको लेकर नहीं जा पाता है, जिससे कि उसके डॉग्स प्लस उसकी खुद की जान जो है बच जाती है।
नाउ कमिंग टू द थर्ड चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। देखिए ये जो है हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि सिर्फ दो ही वीडियोस में हम क्लास 8 की ये एनसीईआरटी जो है हनीड्यू कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने 4 चैप्टर्स को इंक्लूड किया है, एक और वीडियो में 4 और चैप्टर्स होंगे एंड वी विल बी डन विद दिस बुक। सो ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट रिटन बाय एस डी सावंत। अब इसमें हम देखेंगे कि जो पास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसकी वजह से क्या क्या हमारी कंट्री में हो रहा था और कैसे कैसे जो है सिचुएशंस उस टाइम पर थी। द राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता होगा, इंग्लैंड ब्रिटिश पीपल थे जो कि आए थे, जो आए तो थे बिजनेस करने के लिए, लेकिन फिर वो लोग इंडिया पर रूल करने लगे थे। तो ये 1757 की बात है। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिकम वेरी पावरफुल इन इंडिया, और इस टाइम पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। दे हैड बेटर वेपन्स देन द इंडियन किंग्स, और उस टाइम पर राजाज हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे, और जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लोग थे इनके पास ज्यादा बेटर वेपन्स थे कंपेयरिंग टू आवर इंडियन किंग्स। द इंडियन रूलर्स डिड नॉट प्लान अहेड, और जो इंडिया के रूलर थे वो आगे का नहीं सोच रहे थे, बजाय कि वो लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। इवन कुछ तो ऐसे भी थे जो कि कंपनी से हेल्प मांग रहे थे कि तुम मेरी हेल्प कर दो। एक राजा हेल्प मांगता है ईस्ट इंडिया कंपनी से कि तुम दूसरे राजा को हराने में मेरी हेल्प कर दो। उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, जिस चीज का कंपनी ने फायदा उठाया। दे डिफीटेड द इंडियन किंग्स वन बाय वन, और एक एक कर कर जो है वो सारे जो राजा थे उनको हराते गए। हाउ एवर द ब्रेव टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, लेकिन जो कुछ ऐसे किंग्स थे हमारे जो कि ब्रेव थे, जो कि इंटेलिजेंट भी थे, जो इन चीजों को समझ रहे थे, उनमें से ही एक थे टीपू सुल्तान, मैसूर से ये थे। वो काफी ज्यादा जो है लड़े थे, लेकिन लास्ट में उनकी जो है डेथ हो जाती है बैटल में लड़ते लड़ते ही। मिक्स्ड फीलिंग अबाउट ब्रिटिश रूल, द पीपल ऑफ इंडिया डिड नॉट फील द सेम वे अबाउट ब्रिटिश रूल, और जो इंडिया के लोग थे वो कैसा फील कर रहे थे। सभी लोग जो है एक थिंकिंग नहीं रख रहे थे। कुछ लोग जो है खुश भी थे, बिकॉज देर वॉज पीस आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइटिंग, क्योंकि काफी सालों से लड़ाइयां होती आ रही थी किंग्स के बीच में। अब उन्हें लग रहा था कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पर शांति भी है। अदर्स फेल्ट सैड दैट देयर कंट्री वॉज नाउ कंट्रोल्ड बाय फॉरनर्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि बुरा फील करते थे कि जो उनकी अपनी कंट्री है, दूसरे लोग फॉरेन कंट्री से जो है आकर लोग इस पे रूल कर रहे हैं। नाउ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस उस टाइम पर कैसी थी, 1765 से 1836 की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। सोसाइटी वाज इन अ बैड स्टेट, जो सोसाइटी है उसकी जो है स्टेट काफी अच्छी नहीं थी, बैड स्टेट में थी। रिलीजियस लीडर्स प्रॉम्प्टेड रॉन्ग प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी, उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज होती थी, अनटचेबिलिटी थी, जो लोअर कास्ट के पीपल होते थे उनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता था, और उनको जैसे छुआछूत आपने सुना भी होगा कि उनको हाथ तक नहीं लगाया जाता था। जो ब्राह्मण्स थे या फिर जो हायर कास्ट के लोग थे उन्हें लगता था कि वो इम्प्योर हो जाएंगे अगर उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को टच भी कर लिया। तो ये काफी ज्यादा जो है बुरी प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी में उस टाइम पर देखने को मिलती है। इंडियंस हैड लॉस्ट देयर सेंस ऑफ प्राइड, जो इन ओके आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस लाइन सिंपल। द ब्रिटिश लुक्ड डाउन ऑन देम, और जो ब्रिटिश के जो लोग थे वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे इंडियन लोगों की, और वो बिल्कुल मतलब नीची नजरें रखते थे इंडियन लोगों के लिए। फार्मर्स एंड वर्कर्स सफर्ड ग्रेटली, और जो फार्मर्स थे और जो वर्कर्स थे वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं इस टाइम पर। हाई टैक्सेस मेड फार्मर्स पुअर, काफी ज्यादा हाई टैक्सेस लगा दिए गए थे, उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, अपनी क्रॉप का कुछ हिस्सा देना पड़ता था, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो पुअर होते जा रहे थे। द ब्रिटिश इवन कट ऑफ द थंब ऑफ स्किल्ड वीवर्स सो दे कुड नॉट कम्पीट विद ब्रिटिश गुड। ये देखिए कितना बुरा उन्होंने किया था कि जो लेबर थे या फिर जो ऐसे स्किल्ड लोग थे जो कि अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने उनके अंगूठे कटवा दिए थे, ये सोचकर कि अगर ये अच्छा काम करते रहेंगे तो ये जो हमारा सामान हम इंग्लैंड से मंगवाने वाले हैं उसके साथ कंपटीशन में आ जाएंगे। तो कंपटीशन को ही खत्म करने के लिए उन्होंने अपने सामान की क्वालिटी को इम्प्रूव ना करके हमारे जो लेबर थे, हमारे जो स्किल्ड लोग थे, उनके ही अंगूठे कटवा दिए थे ताकि वो काम ही ना कर पाए। द ब्रिटिश फोकस्ड ओनली ऑन मेकिंग एज मच मनी एज पॉसिबल, उनका तो एक ही एम था कि उन्हें सिर्फ पैसा बनाना था जितना कि पॉसिबल हो सके। गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड वर फ्री ऑफ टैक्स, और जो इंग्लैंड से जो सामान आता था उस पर कोई टैक्स नहीं होता था, जिसकी वजह से जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। राजा राम मोहन रॉय
अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद सोसाइटी एंड द कंट्री। अब राजा राम मोहन रॉय जो है एक काफी ग्रेट लीडर रहे हैं, वो समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। ही वर्कड हार्ड टू ब्रिंग चेंज। उन्होंने काफी मेहनत की थी कुछ चेंज लाने के लिए। उन्होंने लोगों को समझाना पढ़ाना शुरू किया कि जो सारे रिलीजन है, क्योंकि इंडिया में यही देखा गया है कि रिलीजन की वजह से लोग जो है डिवाइड हो जाते हैं। उन्होंने समझाया कि जो सारे रिलीजन है वो एक ही चीज सिखाते हैं एट द एंड। ही एनकरेज द यूज ऑफ रीजन एंड नॉलेज फॉर गुड पर्पस। उन्होंने बताया कि आप नॉलेज का यूज कीजिए, रीजन का यूज कीजिए, हर चीज के पीछे तर्क देखिए। ही ट्रेवल्ड टू इंग्लैंड एंड टोल्ड द ब्रिटिश दैट दे हैड अ ड्यूटी टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ इंडियन। और वो इवन इंग्लैंड भी गए थे और वहां के जो लोग थे उनको ये बताया कि उनकी ड्यूटी है, अगर वो इंडिया पर रूल कर रहे हैं तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो इंडियंस की लाइफ को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करें। ही ऑल्सो स्टार्टेड न्यूज़पेपर इन इंडिया। उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिससे कि लोग जो है और ज्यादा जागरूक हो पाए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये चीज पसंद नहीं आई थी और 1823 में उन्होंने इस न्यूज़पेपर को बैन कर दिया था। Now, Operation and Exploitation, 1765 to 1835. In 1818, a harsh rule was made. एक ऐसा रूल बना दिया गया था कि जो कोई भी इंडियन था उसको जेल भेजा जा सकता था बिना ही कोई ट्रायल के, मतलब कोई सबूत, कोई गवाह, किसी चीज की जरूरत नहीं थी, बस उठाया और सीधा जेल में पटक दिया। आपसे वो ये भी नहीं पूछेंगे कि आपने क्या गलती की थी, ना ही कोई आपके लिए बोल सकता है, ना ही कोई आपको डिफेंड कर सकता है। ऐसा रूल उस टाइम पर ले आए थे ब्रिटिश पीपल। ब्रिटिश ऑफिसर्स अर्नड ह्यूज सैलरीज एंड ऑल्सो मेड मनी थ्रू प्राइवेट बिजनेस। और जो ब्रिटिशर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उनके तो मजे थे, मतलब वो काफी ज्यादा अच्छी सैलरीज भी ले रहे थे, प्राइवेट अपना बिजनेस कर रहे थे। ब्रिटेन वॉज सेंडिंग गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया एवरी ईयर। हर साल जो है 7 करोड़ के जो गुड्स, जो सामान था, वो लोग भेज रहे थे इंडिया में। इवन लॉर्ड विलियम बेंटिंग, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल, रॉट टू इंग्लैंड। वो इंग्लैंड को ये भी लिखते हैं, द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। कि इसका मतलब ये है कि जो कॉटन वीवर्स हैं वो इतना ज्यादा जो है हमें कॉटन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो वहाँ की इंडस्ट्रीज हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है। यहाँ के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो अब भूखमरी से मरने वाले हैं, उनकी ऐसी हालत है। Dissatisfaction and new thinking. In 1835, Lord Macaulay declared the English should be the language of education. अब ये बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक अच्छा स्टेप यहाँ पर हो जाता है। वो बोलते हैं कि जो एजुकेशन की लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए। ये इन्होंने किया तो इसलिए था कि उनके पास जो है स्किल्ड लेबर आ जाए, ऐसे लोग आ जाएं जो कि इंग्लिश समझ सके, बोल सके, इनकी हेल्प हो। लेकिन इसके बजाय एक ऐसा भी हुआ कि एक ऐसा ग्रुप तैयार हो गया जो कि एजुकेटेड था, जिसे अब नॉलेज थी, क्योंकि वो पढ़ रहे थे, उन्हें अब इंग्लिश भी आती थी, उन्होंने सारी चीजें देख ली थी, समझ ली थी। इसीलिए अब लोग जो है एजुकेशन के साथ साथ समझदार होकर जो है अब खड़े हो रहे थे इनके खिलाफ। अदर्स डिसाइडेड टू रेज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। और कुछ लोगों ने जो है ये भी सोचा कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो वहां पर इंडिया की प्रॉब्लम्स को लेकर जाएंगे। बाय 1856 द ब्रिटिश कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया। और 1856 में जो ब्रिटिश पीपल है वो पूरे इंडिया पर कब्जा कर रहे थे। दे स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यहाँ के लोगों की क्या जरूरतें हैं। द इंडियंस ग्रू मोर एंड मोर अनहैप्पी एंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश रूल। और इस टाइम पर जो है जो इंडिया के लोग हैं वो कम्प्लीटली ये चाहते थे कि जो ये लोग हैं ब्रिटिश के लोग, जो ब्रिटिश पीपल हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो इनसे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। द संथल्स लॉस्ट ऑल होप अंडर द न्यू ब्रिटिश रूल। संथल्स मतलब एक ट्राइबल हम बोल सकते हैं, जो लोअर कास्ट होती है, वो बिल्कुल अपनी होप खो चुके थे। इन 1855 दे रिबेल्ड एंड अटैक्ड यूरोपियंस एंड देयर हेल्पर्स। उन्होंने 1855 में अटैक भी किया था और यूरोपियंस के ऊपर और उनके हेल्पर्स के ऊपर। एंगर वाज आल्सो राइजिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जो थी उसमें काफी ज्यादा इंडियंस भी थे, उनमें भी काफी ज्यादा जो है एंगर, अब गुस्सा भर रहा था। तो इसमें से ही हमारे फेमस थे मंगल पांडे, जिन्होंने अटैक किया था एक ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर, लेकिन उन्हें मार दिया गया था। फिर द ब्रिटिश डिसरिस्पेक्टेड इंडियन ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस फीलिंग्स। और जो ब्रिटिश लोग थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते थे हमारे इंडियन ट्रेडिशन की और हमारे रिलीजियस फीलिंग्स की। सीक्रेट मैसेजेस स्प्रेड अमंग द पीपल। अब कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बन गई थी। फ्लैट ब्रेड्स मतलब चपाती, रोटी को हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्लैट ब्रेड। उनके ऊपर मैसेजेस लिखकर जो है गांव से गांव भेजे जा रहे थे। जो पुराने जो किंग्स थे उनसे हेल्प मांगी जा रही थी और ये लिखा जा रहा था कि उनको हेल्प की जरूरत है। मतलब ये आपस में अब जो है बातें करने लगे थे। अब लोग जो है एकजुट हो रहे थे, यूनिटी आ रही थी। लोटस फ्लावर्स वर ऑल्सो गिवन टू इंडियन सोल्जर्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड सपोर्ट। लोटस फ्लावर्स भी जो है एक ऐसे यूनिटी के सिंबल के तौर पर ये एक दूसरे को दे रहे थे। द रिवोल्ट ऑफ 1857।
1947 में फिर रिवोल्ट होता है, क्रांति होती है और ये मेरठ से शुरू होता है। द रिबेल सोल्जर्स मार्च टू दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। और जो सोल्जर्स थे जो रिबेल कर रहे थे वो दिल्ली जाते हैं और वहां पर जाकर वो कहते हैं कि जो बहादुर शाह जफर है वो उनके अब लीडर है। द रिबेलियन क्विकली स्प्रेड अक्रॉस मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जो ये रिबेलियन था वो इंडिया के काफी पार्ट्स में फैल गया था। हालांकि लास्ट में जो है इसको दबा दिया गया था क्योंकि कुछ कमियां इसमें थी। मेनी लैंड ओनर्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स जॉइन द रिवोल्ट। और काफी जो है लैंड ओनर्स भी इसमें मिल गए थे। रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर एंग्री बिकॉज द ब्रिटिश हैड टेकन अवे देयर किंगडम। तो ये कुछ लोगों के नाम है जो कि इस रिबेल में जुड़ गए थे। तो काफी बड़ा ये रिबेल था 1857 का। लेकिन फिर भी इसमें यूनिटी नहीं थी, कुछ कमियां थी जिसकी वजह से जो है ये लोग जीत नहीं पाए थे। लेकिन फिर भी इसकी वजह से एक ऐसी शुरुआत हो गई थी जिससे कि 1947 में हम फाइनली जो है ब्रिटिशर्स से जो है फ्री हो पाए थे। लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फाजियाबाद अर्ज द कॉमन पीपल टू राइज अप। अजीमुल्ला खान थे इसमें। तात्या टोपे को उन्होंने कन्विंस किया टू मेक नाना साहिब द लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, कि वो नाना साहिब को जो है लीडर बना दे फ्रीडम स्ट्रगल का। इन नॉर्थ इंडिया पीपल फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। और नॉर्थ इंडिया में तो ये जो रिवोल्ट है काफी ज्यादा जोरों शोरों से हुआ था। अब कुछ हीरोज जो थे हमारे 1857 के रिवॉल्ट के, 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार, इनका नाम आपको याद रखना है, इन्होंने बहुत अच्छा किया था। कुंवर सिंह थे, ये बिहार के थे। वॉज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट लीडर्स, ये काफी ज्यादा ब्रेव लीडर माने जाते हैं उस टाइम के। ड्यूरिंग द बैटल ही वॉज शॉट इन द रिस्ट। इनकी जो रिस्ट में, इनकी कलाई में गोली लग गई थी जिसकी वजह से इन्होंने बिल्कुल किसी हेजिटेशन के बिना, बिना डरे इन्होंने अपना हाथ ही वो काट दिया था जहां गोली लगी थी। और इन्होंने काट कर अपना हाथ जो है गंगा में फेंक दिया था और उन्होंने कहा था इट वॉज हिज लास्ट गिफ्ट टू द रिवर, की इन्होंने गंगा को अपना जो आखिरी तोहफा दिया है। और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर फॉर टुडे, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। अब इतना सीरियस कुछ पढ़ने के बाद ये काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, फनी चैप्टर है, फनी स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट इट क्विकली। तो हमारी जो एंडिंग है वो एक अच्छी हैप्पी स्टोरी से हो जाएगी। No, this is a funny story about a man who is tricked into believing that he is seriously ill. हाँ, तो राइटर का नाम सत्यजीत रे है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें हम देखेंगे कि एक आदमी है, उसको उसके साथ प्रैंक किया जा रहा है। वो प्रैंक कैसे होता है वो हम देखते हैं। बिपिन चौधरी लव्ड विजिटिंग कालीचरण बुक शॉप इन न्यू मार्केट। बिपिन चौधरी के साथ जो है प्रैंक होने वाला है। उन्हें काफी पसंद था कालीचरण की बुक शॉप पर जाकर बुक्स खरीदना, काफी ज्यादा बुक्स पढ़ते थे। एक दिन क्या होता है, जब ये बुक्स देख रहे थे, ही फेल्ट समवन वॉचिंग, उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जब वो मुड़कर देखते हैं तो एक शाय लुकिंग मैन था जो कि स्माइल करता है इनकी तरफ। द मैन वाज सरप्राइज दैट बिपिन बाबू डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। और जो आदमी उसे काफी ज्यादा सरप्राइज शॉक्ड फील होता है कि जो बिपिन बाबू हैं वो इसे पहचान क्यों नहीं रहे हैं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि हमने पूरा एक हफ्ता साथ में बिताया था जब हम रांची गए थे 1958 में। लेकिन बिपिन बापू जो है वो कहते हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ, जरूर तुमसे कोई गलती हो रही है। बट जो आदमी था इसका नाम घोष था। बट घोष रिफ्यूज टू बिलीव हिम। और घोष जो है वो कह देता है कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। घोष लाफ्ड लाउडली एंड बिगेन डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ द सपोज्ड रांची ट्रिप। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, रांची ट्रिप की जो कुछ डिटेल्स थी वो बताने लगता है बिपिन बाबू को। ही सेड बिपिन बाबू हैड हर्ट हिज नी एट हुड्रो फॉल्स एंड दैट ही हैड हेल्प हिम। वो कहता है कि जब हम हुड्रो फॉल्स गए थे रांची में तो आपको जो है आपके घुटने पर चोट भी लगी थी और मैंने ही आपकी मदद की थी। वो ये भी बताता है कि हमारे साथ जो है दिनेश मुखर्जी भी गया था उस टाइम पर रांची में। और जो आप अकॉर्डिंग टू घोष, बिपिन बापू जो है वो एक रेंटेड हाउस में रहे थे और जो मुखर्जी है वो अपनी सिस्टर के घर रहे थे। ही एडेड दैट बिपिन बाबू ऑलवेज कैरिड अ बैग फुल ऑफ बुक्स। और वो ये भी बताता है कि आप हमेशा अपने साथ जो है एक बैग रखते थे जिसमें काफी सारी बुक्स होती थी। और जब भी हम कहीं पर जाते थे कुछ देखने के लिए तो आप वो बैग हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे। व्हेन बिपिन बाबू आस्क्ड व्हिच मंथ इट वाज, फिर बिपिन बाबू जो थोड़े कंफ्यूज होने लगते हैं, वो पूछते हैं कि कौन से महीने की बात है। तो वो कहता है बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, वो कहता है कि अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 1958 में जो है आप मेरे साथ रांची गए थे। बिपिन बापू इंसिस्टेड दैट इन अक्टूबर 1958 ही हैड बीन इन कानपुर विद अ फ्रेंड। फिर वो बिपिन बापू कहता है कि नहीं, अक्टूबर 1958 में तो मैं कानपुर गया था, रांची नहीं गया था।
नाउ घोष डिड नॉट गिव अप, लेकिन घोष जो वो अभी भी हार नहीं मानता है। वो उन्हें और भी जो है काफ़ी सारी बातें याद करवाता है। वो बताता है कि हमने एक प्राइवेट कन्वर्सेशन भी की थी, बात भी की थी, जब आपने मुझे बताया था कि आप कितना लोनली फ़ील करते हैं और कैसे जो आपकी वाइफ़ है उनकी डेथ हुई थी एंड हिज़ ब्रदर हैड गॉन मैड, और कैसे जो है आपके भाई जो है पागल हो गए थे। आफ्टर द मीटिंग बिपिन बापू फेल्ट अनईज़ी, और मीटिंग के बाद जो बिपिन बापू हैं वो काफ़ी अजीब-सा फ़ील करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कभी गया ही नहीं हूँ वहाँ पर, वो काफ़ी कन्फ्यूज़्ड हैं। As he left, he noticed घोष still staring at him with a strange look, और जब वो जा रहे हैं तो वो देखते हैं कि जो घोष है वो अभी भी उन्हें ऐसे ही देख रहा है। बिपिन बाबू आस्क्ड हिज ड्राइवर सीताराम, उसके ड्राइवर का नाम है सीताराम, बिपिन के ड्राइवर का। वो उन्हें कहता है कि तुम मुझे गंगा के पास ले चलो। ही रिग्रेटेड लिसनिंग टू घोष, और उसे लगता है कि उसे घोष की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी और वो इसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। द मैन न्यू सो मेनी पर्सनल डिटेल्स अबाउट हिम, लेकिन फिर भी वो सोचना बंद नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि इसे काफी कुछ डिटेल्स जो है पता थी मेरे बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम बिपिन बाबू बिगेन टू वंडर इफ ही वॉज लूजिंग हिज मेमोरी, और पहली बार अब इन्हें फील होता है कि क्या वो अपनी याददाश्त खो रहे हैं, क्या उनके मेमोरी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। ही क्लियरली रिमेंबर्ड बीइंग इन कानपुर दैट मंथ, उन्हें बिल्कुल अच्छे से याद है कि उस मंथ में जो है वो कानपुर में थे। ही थॉट ऑफ राइटिंग टू हिज फ्रेंड हरिदास बागची, वो अब सोचते हैं कि वो हरिदास को लिखेंगे इन कानपुर टू कंफर्म, क्योंकि वो उनके साथ गया था हरिदास जिसके पास ये गए थे। बट देन रियलाइज हरिदास हैड लेफ्ट फॉर जापान अ फ्यू वीक्स अर्लियर, फिर उन्हें एकदम से याद आता है कि हरिदास तो जो है जापान चला गया है कुछ हफ्ते पहले ही। नाउ बिपिन बापू डिसाइड्स टू कंफर्म, फिर वो डिसाइड करते हैं कि कंफर्म तो मुझे करना ही है। ही रोल्ड अप हिज ट्राउजर लेग एंड एक्सप्लेन हिज राइट नी। अब देखिए इस पिक्चर में वो अपना जो है ट्राउजर अपनी पैंट ऊपर करके देखते हैं अपनी राइट नी पर, उनको एक निशान तो था, किसी चोट से वो लगा था और उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था कि किस चोट से उन्हें निशान लगा था। फिर वो सोचते हैं दिनेश मुखर्जी के बारे में, क्योंकि घोष ने बताया था कि दिनेश मुखर्जी भी उनके साथ था। फिर वो सोचते हैं कि मैं उससे पूछ लेता हूँ, लेकिन फिर वो एकदम से ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, ये सोचकर कि जो दिनेश है वो ये सोचेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, और दिनेश जो है इनको ज़्यादा पसंद भी नहीं करता है। विपिन बाबू कम्स होम, अब वो घर आ जाते हैं। ही फेल्ट अ लिटिल बेटर, उन्हें थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। वो अपना डिनर करते हैं, एक बुक पढ़ते हैं और कुछ टाइम के लिए वो इस इंसिडेंट के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो लंच करने ही वाले थे उससे पहले वो एकदम से सोचते हैं कि मैं दिनेश को कॉल कर ही लेता हूँ, और दिनेश कन्फर्म कर देता है कि हाँ, हम रांची ट्रिप पर गए थे। नाउ विपिन बापू जो है अब बीमार होने लगते हैं। स्लैम डाउन एंड फोन इन एंगर, वो गुस्से में फोन रखते हैं नीचे। ही लॉस्ट हिज एपेटाइट एंड डिड नॉट ईट लंच, अब उनकी भूख भी एकदम से खत्म हो जाती है और वो खाना नहीं खाते हैं। मिस्टर मुखर्जीज वर्ड्स हैड मेड हिम इवन मोर वरीड, अब उन्हें और भी ज्यादा चिंता हो रही है मिस्टर मुखर्जी से ये सुनकर कि वो लोग जो है रांची गए थे। नाउ चुन्नीलाल कन्फर्म्स हिज फियर, अब चुन्नीलाल आता है हमारी पिक्चर में। बिपिन बापू हैड वर्कड इन द सेम कंपनी फॉर 25 ईयर, अब वो एक ही कंपनी में 25 ईयर से काम कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ही फेल्ट ट्रूली अनवेल, और पहली बार उन्हें ऐसे फील हो रहा है। हिज हेड वॉज स्पिनिंग एंड ही कुड नॉट कंसेंट्रेट एट वर्क, उनका जो सिर है वो घूम रहा है और वो अपने काम पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगा पा रहे हैं। वो जो है उस दिन जल्दी चले जाते हैं ऑफिस से, 2:30 बजे वो चले जाते हैं, 2:30 PM। दैट इवनिंग एट 7:30 PM, अब उसी शाम को 7:30 बजे वो चुन्नीलाल जो उनसे मिलने आता है। दे हैड बीन स्कूल फ्रेंड्स, और चुन्नीलाल जो है इनके स्कूल टाइम का फ्रेंड है, तो मतलब कितना पुराना इनका फ्रेंड है। चुन्नीलाल वाज नाउ जॉबलेस एंड पुअर एंड हैड कम टू आस्क बिपिन बापू फॉर हेल्प इन फाइंडिंग अ जॉब, अब जो चुन्नीलाल है उसकी किसी वजह से नौकरी चली गई है और वो काफी ज्यादा पुअर अब है, और वो बिपिन बिपिन के पास आया है कि बिपिन जो है उसकी कुछ हेल्प करेगा जॉब फाइंड करने में। बिपिन बापू सेड ही कुड नॉट हेल्प एंड आस्क्ड हिम टू कम बैक आफ्टर अ फ्यू वीक्स, लेकिन जो बिपिन बापू है वो उसे वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि कुछ हफ्तों के बाद आए, क्योंकि वो अभी उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। और ये पहली बार नहीं था कि जब चुन्नीलाल इनके पास हेल्प के लिए आया था, पहले भी वो आया है और तब भी जो है बिपिन बापू ने उसके साथ ऐसा ही किया था। देन सडनली बिपिन बापू रिमेंबर्ड समथिंग एंड रश डाउनस्टेयर, अब जैसे चुन्नीलाल जा रहा है तो बिपिन बापू को एकदम से याद आता है और वो भागकर चुन्नीलाल के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मैं रांची गया था 1958 में। और चुन्नीलाल एकदम से हाँ बोलता है और एकदम से वो चिंता दिखाता है कि मुझे लगता है कि बिपिन तुम बीमार हो गए हो और तुम्हें किसी डॉक्टर को देख लेना चाहिए। चुन्नीलाल suggested the बिपिन बापू to see a doctor. बिपिन बापू blamed overwork and promised to consult a specialist. फिर वो सोचता है कि शायद मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
Now, the specialist Bipin Babu visited Dr. Paresh Chandra and explained his strange behavior. अब वो डॉक्टर परेश चंद्रा से मिलते हैं और वो बताते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में। जो डॉक्टर है वो भी कंफ्यूज है क्योंकि बिपिन बाबू को सब कुछ याद है सिवाय बस उसे एक ट्रिप के। फिर जो डॉक्टर है वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना आप सच में ही अब रांची जाए और वहां पर आप जब जाएंगे तो वहां की चीजें देखकर आपको सब कुछ जो है याद आने लगेगा। नाउ विपिन बाबू एट रांची, वो रांची फाइनली डॉक्टर की एडवाइस मानकर चले जाते हैं और जैसे ही वो वहां पर ट्रेन से उतरते हैं उन्हें एकदम से याद आता है कि मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आया हूँ। वो वहां हर जगह जाते हैं, वो हुड्रू फॉल्स पर भी जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। अब हुड्रू फॉल्स पर क्या होता है, एट 5 o'clock इन द इवनिंग, शाम को 5 बजे, टू मेन फ्रॉम गुजरात फाउंड हिम लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड लार्ज रॉक। वो एक जो है बड़ा सा रॉक है उसके साइड में जो है बेहोश होकर गिर जाते हैं। और जब वो उठते हैं और उनके फर्स्ट वर्ड्स यही होते हैं, आई एम फिनिश, देयर इज नो होप लेफ्ट, कि मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू रिटर्न टू कैलकाटा, वो वापस कैलकाटा आ जाते हैं रांची से, कंप्लीटली ब्रोकन, बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में अब पहुंचने वाले हैं। फिर वो डॉक्टर चंद्रा को बुलाते हैं उसी दिन। दैट डे ही वेंट टू बेड अर्ली विद एन आइस बैग ऑन हिज हेड, और वो उस दिन जो है जल्दी ही अपने बेड पर चले जाते हैं सोने के लिए और अपने सिर पर जो है एक आइस बैग रखते हैं। लेटर ही रिसीव्ड एन एनवलप, फिर तभी कुछ देर के बाद उनके पास जो है एक एनवलप आता है, उसमें एक लेटर था फ्रॉम चुन्नी लाल। चुन्नी लाल ने ये लेटर लिखा था। चुन्नी लाल जो है पहले तो अपना गुस्सा दिखाता है कि कैसे मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुमने बिल्कुल मुझे मना कर दिया था एक जॉब के लिए और मेरी हेल्प भी तुम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। फिर वो सच बताता है कि बिपिन्स मेमोरी वॉज परफेक्टली फाइन, कि तुम्हारी जो मेमोरी है उसको कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। द इंटायर स्टोरी अबाउट रांची वॉज अ प्रैंक, जो पूरी स्टोरी है ये रांची वाली सिर्फ एक प्रैंक है। चुन्नीलाल हैड प्लान्ड इट विद घोष एंड दिनेश मुखर्जी। चुन्नीलाल ने खुद ही जो है ये प्लान किया था घोष और दिनेश मुखर्जी के साथ मिलकर, टू गेट रिवेंज फॉर बिपिन्स अनकाइंड बिहेवियर, क्योंकि बिपिन का जो अनकाइंड बिहेवियर था टुवर्ड्स चुन्नीलाल, टुवर्ड्स हिज फ्रेंड, उसको सिर्फ सबक सिखाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया था। नाउ व्हेन डॉक्टर चंद्रा अराइव्ड, अब डॉक्टर आ जाते हैं क्योंकि इन्होंने डॉक्टर को बुलाया हुआ था। तो जो बिपिन है वो इससे कुछ भी नहीं बताता है कि मेरे साथ कोई प्रैंक हुआ था। इवन वो कहते हैं कि जैसे वो रांची गए थे स्टेशन पे वो उतरे, उन्हें सब कुछ याद आ गया और उन्होंने तो डॉक्टर को इसलिए बुलाया है क्योंकि उनके हिप में जो है पेन हो रहा है। हो सकता है ये पेन इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो हुड्रू फॉल्स पर सच में ही इस बार गिर गए थे और वो प्रिटेंड करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। और यहीं पर हमारी ये वीडियो प्लस चारों के चारों चैप्टर्स की समरी कंप्लीट हो जाती है। वीडियो लंबी है बट आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक ही वीडियो में आपकी आधी बुक कवर हो रही है एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस बुक। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग।